Yeah, I just want to tell you what I just want to tell you here ki what I have today. I have started uh, this batch. This batch means it's a batch for UGC NET English aspirants, and in this class, I'm going to solve previous year questions papers. Especially, you will come to know. Uh, I have taken a paper of UGC NET that was held on 1st March 2023, and I have taken only question number 1. एंड इन दिस क्वेश्चन यू फाइंड कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहला क्वेश्चन उसमें जो पूछा गया था, व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स और दैट हिज हॉलोड रिलेक्स शुड बी हिड अंडर अ स्टार पॉइंटिंग पिरामिड. These lines are written by. इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि what needs my Shakespeare for his honored bones the labor of an age in piled stones or that his hallowed relics should be hid under a star pointing pyramid. इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को किसने दिया है. देयर आर फोर ऑप्शन: जॉनसन, जॉन मिल्टन, Robert Browning, William Wordsworth. This statement has been given by John Milton about whom? About William Shakespeare. यह स्टेटमेंट विलियम शेक्सपियर के बारे में है और किसने दिया है? जॉन मिल्टन ने दिया हुआ. सो वी केम टू नो दैट देयर आर फोर ऑप्शन. बेन जॉनसन जो है फर्स्ट लाउरिएट पोएट, फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कंटेम्प्रेरी ऑफ विलियम शेक्सपियर अगर कहा जाए, या उनके बाद इंग्लिश ड्रामा में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है. इसी तरह से जॉन मिल्टन क्या थे? जॉन मिल्टन अ वेल नोन एपिक पोएट ड्यूरिंग प्यूरिटन एज, and he has written Paradise Lost, Paradise Regained, we all know, and some remarkable poems, Dorzo, El Eligro, Ode on the Morning of Christ Nativity, some masks as Camus, Arcades. प्रोज वर्क में एरियोपैजिटिका, एपिक में पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रीगेंड, एंड यू आल्सो फाइंड दैट कि एक उन्होंने ड्रामा लिखा था सैमसन एगोनिस्ट. देन यू फाइंड ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउन, पोएट ऑफ विक्टोरिया, optimistic poet, king of dramatic monologue. He has written some beautiful poems as My Last Duchess, and you come to know about some other poems as The Last Ride Together, and except it, you also see कि उनका जो पोयम था फ्रा लिपो लिपि समथिंग करके, so he has also written some beautiful poems उन्होंने लिखा हुआ है. And then you find whom? Then you find William Wordsworth. You also know about this writer William Wordsworth, a well-known romantic poet, high priest of nature, worshipper of nature, and a poet who truly described or depicted the relationship uh, between you can say कि नेचर एंड ह्यूमन का जो होता है उसके बीच का उन्होंने रिलेशनशिप बताया. एक तो एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल बताया, बट अगर हमें यूजीसी नेट निकालना है या कोई भी एग्जामिनेशन निकालना है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इफ द फोर ऑप्शंस आर गिवन, तो ये जो फोर ऑप्शंस है, इन फोर ऑप्शंस का हमें डिटेल स्टडी करना पड़ेगा. और क्वेश्चंस तो हम कर ले रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस क्या है? एक स्टेटमेंट है, किसके बारे में है? शेक्सपियर के बारे में है. किसने कहा? जॉन मिल्टन ने कहा. ये तो आपको यूजीसी की वेबसाइट पर भी या कहीं पे भी ये मिल जाएगा. ये मैंने आपको शेयर भी किया है. द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि in what way you are studying these four authors. Are you taking these four authors in a detailed way or not? अगर आपको या हमें सक्सेसफुल होना है या क्रैक करना है, इन चारों ऑथर का डिटेल स्टडी करना पड़ेगा. उनका बायोग्राफिकल स्टडी, उनके वर्क का स्टडी, उनकी पोएम्स का स्टडी, उनके ऊपर के जो क्रिटिक्स हैं और उनके एज का स्टडी.
आज की क्लास में जो राइट आंसर है जॉन मिल्टन, मैंने जॉन मिल्टन को लिया है और आज हम जॉन मिल्टन के वर्क और उनकी बायोग्राफिकल स्टडी पे बात करेंगे। कल हम जो है क्रिटिक्स ऑन जॉन मिल्टन और जो एक उनका वर्क है उसको लेकर के हम डिटेल में बात करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट जॉन मिल्टन। ये जॉन मिल्टन जो है आपको कई प्लेटफॉर्म पर हेल्पफुल है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट or any other competitive examination, John Milton is such a British poet who is everywhere. You can just see in in each curriculum, in each syllabus. जो भी syllabus है वो हर जगह आपको you have heard कि John Milton was born on 9th December 1608, died on 8th November 1674। तो कभी कभार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है कोई को लेकर के। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल हैव टू नो कि जॉन मिल्टन वाज बोर्न ऑन 9th दिसंबर 1608, डाइड ऑन 8th नवंबर 1670। एक्चुअल ठीक है। तो सर्व्ड एज अ सिविल सर्वेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, कई बार पूछा जा। He also served as a civil servant for the Commonwealth of England under its Council of State and later under Oliver Cromwell। ही आल्सो सर्व्ड एज अ सिविल सर्वेंट। उन्होंने जो अपनी सेवा दी थी एक सिविल सर्वेंट के रूप में दी थी, लेकिन कब उन्होंने दी थी? कॉमनवेल्थ पीरियड या कॉमनवेल्थ इंग्लैंड। कॉमनवेल्थ इंग्लैंड कब से कब शुरू होता है? 1649 से 1660 तक। 11 साल तक का जो पीरियड था वो कॉमनवेल्थ इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। कॉमनवेल्थ इंग्लैंड की खासियत क्या थी? In Commonwealth England, we find a government that was elected by the people, democratic government we find. And who was the leader of the democratic government? Oliver Cromwell। 1649 से 1658 तक ओलिवर क्रामवेल और उनके जो है लैटिन सेक्रेटरी, उनके जो है फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में या सिविल सर्वेंट के रूप में जॉन मिल्टन ने काम किया। सो जो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि मिल्टन का जन्म 1608 में हुआ, मिल्टन की डेथ 1674 में हुई है, इंग्लिश पोएट और इंटेलेक्चुअल रहे हैं, ये तो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि ही सर्वेंट, वो एक सिविल सर्वेंट के रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी। कि कॉमनवेल्थ क्या था? अच्छा सा पीरियड, ब्रिटेन एज, और जो कॉमनवेल्थ पीरियड है ये कब से कब तक रहा? ये 1649 से लेकर के 1660 ईस्वी तक कॉमनवेल्थ रहा है। जो ये 1649 से 1660 ईस्वी तक का कॉमनवेल्थ था पीरियड, या 11 साल तक का था। एंड देन विद इन 11 years वी फाइंड द टू बिग नेम्स, द टू बिग पॉलिटिशियन हु सपोर्टेड डेमोक्रेसी। पहला नाम किसका था? ओलिवर क्रामवेल का, जो 1649 से 1658 तक थे। फिर उसके बाद आपका रिचर्ड क्रामवेल जो 1658 से 1660 2 साल के लिए आते हैं। फिर देन यू फाइंड व्हाट? देन यू फाइंड कि ओलिवर क्रामवेल के लीडरशिप में ही सर्व्ड एज अ सिविल सर्वेंट। और एक ग्लांस में दिया गया कि मिल्टन वाज बोर्न ऑन 9th दिसंबर 1608। कहाँ पे उनका पैदाइश हुआ था? ब्रेड स्ट्रीट, चीप साइड, लंदन, इंग्लैंड। ब्रॉड स्ट्रीट, चीप साइड, लंदन इन इंग्लैंड। तो ये उनका जो है डेट ऑफ बर्थ का है प्लस प्लेस है उसका उन्होंने। तो फिर से मैं, चूंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ज्वाइन दिस टाइम, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कराने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। आई हैव जस्ट टेकन की एक क्वेश्चन आज मैंने लिया और उसका राइट ऑप्शन है वो स्टडी करा रहा हूँ। मेरा मकसद है कि अगर हमें यूजीसी नेट क्रैक करना है तो केवल इतने से काम नहीं चलेगा कि हम केवल एक राइट आंसर और एक क्वेश्चन को रट ले। नो, नॉट एट ऑल। जो राइट आंसर है उसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस और बना बना के पूछे जाते हैं। तो उस राइट आंसर को प्लस उसके अलावा जो तीन ऑप्शन रिमेनिंग है, जिसमें इन तीनों राइटर्स का भी हमें डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। जब हम इनका डिटेल स्टडी कर लेंगे तब हम दूसरे क्वेश्चंस को लेकर के उस समय चलेंगे। तो मकसद केवल इतना नहीं कि आई हैव टू गो विद द क्वेश्चंस
विच हैज बीन आस्क्ड लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर, बट मकसद ये है कि उस क्वेश्चन के जितने ऑप्शन है और जो इम्पोर्टेंट राइटर या जो टेक्स्ट को कवर करते हैं, हमें उसका डिटेल स्टडी होना है। तो आई फॉर टूडेज क्लास आई हैव टेकन जॉन मिल्टन बिकॉज जॉन मिल्टन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट किसके बारे में, शेक्सपियर के बारे में है कि ये लाइन किसने कहा है शेक्सपियर के बारे में, ये लाइन शेक्सपियर के बारे में जॉन मिल्टन ने कहा। देन आई टोल्ड यू कि जॉन मिल्टन was born on 9 December 1608, died on 8 November 1674। वो इंग्लिश पोएट और इंटेलेक्चुअल थे और उन्होंने कॉमनवेल्थ पीरियड में या कॉमनवेल्थ इंग्लैंड में ओलिवर क्रॉमवेल के टाइम में जो है क्या किया, सिविल सर्वेंट के रूप में अपनी सेवा दी। तो कॉमनवेल्थ पीरियड कब से कब तक, 1649 से 1660 ईस्वी तक। इस समय जो गवर्नमेंट था वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था और ये जो गवर्नमेंट आई थी किंग चार्ल्स फर्स्ट को एसोसिनेट करके आई थी। किंग चार्ल्स फर्स्ट का एसोसिनेशन कब हुआ था, 1649 में हुआ था। तो अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा, बट आई एम को रिलेटिंग द इवेंट। अगर क्रोनोलॉजिकली इफ वी गो विद द इवेंट कि व्हाट हैपेंड बिफोर कॉमनवेल्थ पीरियड, तो वी फाइंड दैट कि चार्ल्स फर्स्ट वाज एसोसिनेटेड ब्रूटली by its own people, by English people he was assassinated। उसके बाद चार्ल्स फर्स्ट के बाद ओलिवर क्रॉमवेल और कॉमनवेल्थ पीरियड, फिर ओलिवर क्रॉमवेल 1649 से 1658 तक, फिर रिचर्ड क्रॉमवेल का आना होता है। तो जॉन मिल्टन जो है एक तरह से ओलिवर क्रॉमवेल के समय में सिविल सर्वेंट के रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी थी। जॉन मिल्टन का जन्म 9 दिसंबर 1608 को ब्रड स्ट्रीट, चीपसाइड, लंदन इन इंग्लैंड हुआ। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उनका जो डेथ है 8 नवंबर 1674 ईस्वी को हुआ है। कितनी साल की उम्र में, 65 ईयर्स की उम्र में। कहाँ पर उनका डेथ हुआ है, बर्नहिल रोड लंदन इंग्लैंड में, बर्नहिल रोड लंदन इंग्लैंड में। सो वी हैव टू कि ब्रड स्ट्रीट, चीप साइड, लंदन, वो तो उनका बॉर्न बर्थ प्लेस था। ही वाज बोर्न देयर बट डाइड ऑन 8 नवंबर 1674 एट द एज ऑफ 65। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस, बर्नहिल रो लंदन इंग्लैंड। उनको जो दफनाया गया, कहाँ पे दफनाया गया, रेस्टिंग प्लेस कहाँ पे, सेंट गाइल्स विदाउट ट्रिपल गेट, सेंट गाइल्स विदाउट ट्रिपल गेट इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ जॉन मिल्टन। उनका अल्मा मेटर क्या था, क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। वी ऑल नो कि ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में, क्राइस्ट कॉलेज में। स्पाउसेस उनकी जो वाइफ है कौन कौन सी थी, मेरी पॉवेल। मेरी पॉवेल से शादी 1642 ईस्वी में हुई है। 1652 में मेरी पॉवेल की मौत हो गई है। फिर उनकी शादी कैथरीन वुडकॉक से हुई है। कब हुई है, 1656 में। 1658 में कैथरीन वुडकॉक की मौत हो गई है। फिर उनकी तीसरी शादी एलिजाबेथ मिन्शुल से हुई है, जो उनसे 30 साल से ज्यादा उम्र में छोटी थी। और एलिजाबेथ मिन्शुल से उनकी जो शादी हुई है 1663 ईस्वी में हुई है, और उनका भी डेथ हुआ होगा, बट आई फॉरगॉट टू मेंशन इट, आई डिडंट फाइंड द पार्टिकुलर सोर्सेज वेयर आई हैड गॉन। सो यू फाइंड दैट कि जब भी आप एक राइटर का स्टडी करिए तो आपका एक मकसद होना चाहिए कि मिल्टन इतने फेमस हैं कि आपको उनको बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बड़े कॉमन होंगे, वहां पे इतना डिटेल में नहीं। इफ यू आर टेकिंग तो इक्वल वे में, चाहे उनकी वाइफ को लेकर के आए, चाहे उनके वर्क को लेकर के आए, चाहे उनके बर्थ को लेकर के आए, उनकी एजुकेशन को लेकर के आए, वो सारा चीजें हमारा क्लियर होना चाहिए। तो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि मिल्टन डाइड ऑन 8 नवंबर 1674 एट द एज ऑफ 65। और कहाँ पे, बर्न हिल राव लंदन इंग्लैंड में। एंड व्हाट इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ मिल्टन, सेंट गाइल्स विदाउट ट्रिपल गेट इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ मिल्टन। एंड व्हाट इज द अल्मा मैटर ऑफ मिल्टन, क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज इज द अल्मा मैटर ऑफ जॉन मिल्टन। स्पाउसेस में तीन वाइफ उनकी थी, मेरी पॉवेल पहली 1642 से 1652, मतलब 1642 में शादी हुई है, 1652 में मेरी पॉवेल की मौत हो गई है। दूसरी वाइफ कैथरीन वुडकॉक, he married Catherine Woodcock in 1656 and Catherine Woodcock died in 1658, and the third and the last wife was Elizabeth Minshew, that was you can say कि 30 years उनसे छोटी थी जो है उम्र में, और 1663 में उनसे शादी हुई है। जानरा जो उन्होंने जिस जिस फील्ड में काम किया, पोइट्री उन्होंने लिखा। पोइट्री में मैंने कई बार अभी आपको बताया कि उनका पोयम पैराडाइज लास्ट है, पैराडाइज रिगेंड है, लिसी डॉल्स है, सोनेट्स उनका है,
और एल एलिग्रो, एल पेंसिलोसो, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, आज शेक्सपियर उनका पहला प्रिंटेड पोयम था। ये पीजीटी में पूछा गया था, कई लोगों ने उस समय गलत किया हुआ था, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो उनका जो जानरा है पोइट्री है, पैम्फलेट भी उन्होंने लिखा, ट्रिटीज भी उनका रहा है, ऑल दीज थिंग। लिटरेरी जो मूवमेंट था इंग्लिश रिनेशा मूवमेंट और बैरॉक से वो बिलोंग करते हैं। हम बैरॉक को भी डिफाइन करेंगे। बैरॉक जो रिनेशा, वी ऑल नो रिनेशा, या वी ऑल नो अबाउट रिनेशा, बट बैरॉक को आई विल डिफाइन बैरॉक। जो उनका नोटेबल वर्क्स है वी ऑल नो, देखिए नोटेबल वर्क्स को मैं इसलिए इम्फेसिस कर रहा हूँ इस पर कि ये नोटेबल वर्क्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इवन यू ऑल नो, इसका डेट भी आपको पता है, ये सारी चीजें आप जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको ध्यान में रखना है कि पैराडाइज लास्ट इन 1667, पैराडाइज रिगेन 1671, एरियोपैजिटिका 1644, लिसिडास उनका एलिजी जो एडवर्ड किंग को डेडिकेट है, सैमसन एगोनिस्ट 1671। लिसिडास का डेट अभी आपके सामने आगे भी आएगा उसमें। तो पैराडाइज लास्ट 1667, पैराडाइज रिगेन 1671, दोनों एपिक है। पैराडाइज लास्ट भी ब्लैंक वर्स में लिखा गया, पैराडाइज रिगेन भी ब्लैंक वर्स में लिखा गया। एरियोपैजिटिका उनका प्रोज वर्क है जो 1644 में, जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके बात की गई। लिसिडास उनका एलिजी है जो किसकी डेथ पर है, एडवर्ड किंग की डेथ पर है। सैमसन एगोनिस्ट उनका जो है आप कह सकते हैं कि पोएटिक प्ले है या एक ट्रेजिडी है जो ग्रीक ट्रेजिडी के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अब उनके वर्क को हमने डिटेल में बात किया हुआ कि पहला कौन कौन सा पोयम उनका आया और कैसे कैसे रहा है। इफ यू गो विद, तो 1629 में उनका एक इम्पोर्टेंट पोयम आया था, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, व्हेन ही वाज परसुइंग बीए, व्हेन ही वाज just doing his graduation from Christ College, Cambridge University. That time, when he was in BA third year, he wrote this poem, Ode on the Morning of Christ Nativity, and it came in 1629. बल्कि इनको जो है क्या किया गया था, इनका इनकी खूबसूरती की वजह से और इनके कर्ली हेयर की वजह से इनको लेडी ऑफ क्रिस्ट भी कहा गया था, वहाँ के दोस्तों ने इनको पुकारा था। और एंड यू फाइंड दैट कि 1630 ईस्वी में उनका एक पोयम आता है ऑन शेक्सपियर। ये चीज पूछा जा चुका है, इसका डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा वो। और एक तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी हो गया 1630 में आपका, ऑन शेक्सपियर 1631 में ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, इट्स आल्सो अ पोयम ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23। 1632 में जो हार्टन पोयम्स के नाम से जाना जाता है, एल एलिग्रो, आई एल पेंसिलोजो। यहाँ पे हम पोयम का डिटेल वे में बात नहीं कर रहे हैं, अगली क्लास में हम पोयम का डिटेल वे में बात करेंगे। हमारा मकसद आज इतना है कि मिल्टन का लाइफ को कवर हो जाए, मिल्टन की लाइफ का कवर होने के अलावा एट अ ग्लांस में हम चीजों को कवर कर ले। सो यू आर गेटिंग व्हाट इज द फर्स्ट पोयम, उनका जो वर्क है वो एट अ ग्लांस में आ जाए। जो उनका पहला पोयम था, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, इट केम इन 1629। On Shakespeare 1630, 1631 on arriving at the age of 23, 1632 L. Allegro, 1632 I. L. Penseroso, जिसको हम हार्टन पोयम्स के भी नाम से जानते हैं। 1634 कामस, COMUS, कामस, कामस मैंने पहले भी बताया था कि एक मास्क है जो कि कहाँ पे परफॉर्म किया गया था, लुडलो कैसल में परफॉर्म किया गया था। इट्स अ मास्क एंड परफॉर्म्ड एट वेयर, परफॉर्म्ड एट लुडलो कैसल। सो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग कि ये सिंपल सा पूछा जाता है कि कामस क्या है। कामस एक मास्क है। तो मास्क को भी लेकर के, मास्क एक लिटरी टर्म है या एक तरह का जानरा है, हमें मास्क को भी समझना पड़ेगा कि विद व्हाट इंटेंशन द मास्क इज रिटन, मास्क किस इंटेंशन से लिखा जाता है। तो एक शब्द बैरॉक आया है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा, दूसरा शब्द आपका मास्क आया है जिसे मुझे एक्सप्लेन करना होगा। तो ये जो इनका 1634 का कामस जो है, अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की 1645 में उनका दूसरा मास्क आया है, 1645 में दूसरा मास्क आया, नॉट दूसरा मास्क, पोयम, पोयम्स ऑफ जॉन मिल्टन, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। 1645 में उनका पोयम आया जॉन मिल्टन, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन में आया। 1652 ईस्वी में उनका इम्पोर्टेंट सोनेट आता, ऑन हिज ब्लाइंडनेस आता है। और जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस उनका सोनेट है, इसका एक और अगर देखा जाए तो इसका जो ओरिजिनल टाइटल है उसका पहला लाइन, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट
लेकिन ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो टाइटल है किसी और क्रिटिक ने दिया, उस पर भी आज मैं बात करूंगा, ये भी बात आएगी। तो ये भी मुझे एक नया पॉइंट मिला, मैंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस कई बार पढ़ाया, बट गुजरा था लेकिन मैं भूल गया था। टुडे अगेन इट केम इन माई माइंड कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस उसका ओरिजिनल टाइटल नहीं है, ओरिजिनल टाइटल किसी दूसरे ने दिया, बाद में दिया, वो पॉइंट में आऊंगा। तो 1652 में उनका ऑन हिज ब्लाइंडनेस आया, और उसका जो ओरिजिनल टाइटल था, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट एंड एट द एज मीन्स, अगर देखा जाए तो 44 साल की उम्र में मिल्टन पूर्णतया अंधे हो गए थे। मिल्टन बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। तो अगर 8 में जन्म हुआ, 44 आप वो करेंगे तो 1652 की डेट आती है, और अपने अंधे होने पर ही में उनका कुछ वर्क आता है, जिसमें कई चीजें हैं। ऑन द लेट मासेकर इन फाइट मांट आता है एक वर्क उनका। उसके अलावा ये सब 1655 का है। उसके बाद आर्केड्स एक उनका दूसरा मास्क है, वो है। ऑन हिज डिसीज जो वाइफ, ये एक सानेट है। टू द नाइटिंगल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। टू द नाइटिंगल, एक तो ओ टू द नाइटिंगल जो पोयम है, वो ओ टू द नाइटिंगल हमें पता है जॉन कीट्स का है। एक नाइटिंगल अकेले पोयम है, और एक यहाँ पे कौन सी पोयम है, टू द नाइटिंगल। तो नाइटिंगल को लेकर के कई लोगों ने, जैसे भी इधर आया था शेक्सपियर को, आल शेक्सपियर। तो आल शेक्सपियर जॉन मिल्टन का, लेकिन इसके अलावा एक शेक्सपियर नाम का सोनेट जो है, मैथ्यू आर्नोल्ड ने भी लिखा हुआ है। तो ये बहुत बारीक डिफरेंस है जो प्रीपोजिशन लगा करके रखा गया है, हमें इन सब से भी वाकिफ होना है। उनका एक पोयम है टू द नाइटिंगेल, एक उनका और पोयम है आर रीचिंग एट द एज ऑफ 24। ये सब उनके पोयम्स हैं जो 1655 के बाद या उस समय आए हुए हैं। तो इस शीट को मैं दोबारा आपसे शेयर करना चाहूंगा कि 1629 में ऑन द मॉर्निंग ऑफ ग्रेस क्राइस्ट नेटिविटी, 1630 में एक उनका सॉनेट ऑन शेक्सपियर, 1631 में ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, 1632 में हार्टन पोयम्स एल एलिग्रो और आई एल पेंसिरोजो, ये दोनों लिरिक है। और एक का मतलब है, एल एलिग्रो का मतलब है कि पोएट इन हैप्पी मूड, और आई एल पेंसिरोजो का मतलब कि पोएट इन थॉटफुल मूड। उसके बाद 1634 में कामस आता है जो एक मास्क है, जिसको प्रेजेंट किया गया था लुडलो कैसल में। इसके अलावा 1645 में पोयम्स ऑफ जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। 1652 में उनका पोयम ऑन ब्लाइंडनेस आता है, जिसका टाइटल मैंने बताया किसी दूसरे ने दिया, ओरिजिनल टाइटल क्या है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट। 1655 में ऑन द लेट मासेकर इन फाइट माउंट आर्केड्स उनका मास्क, गर्ल ऑन रीचिंग एट द एज ऑफ 24। ये सब चीजें हमें लर्न करना। नेक्स्ट है उनका प्रोज वर्क, वो तो उनका पोयम था। नेक्स्ट उनका प्रोज वर्क है। प्रोज वर्क में ऑफ रिफॉर्मेशन 1641 में, इसको भी लेकर के हम बात करेंगे कि रिफॉर्मेशन क्यों आया। उसके बाद डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स 1643 में, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स 1643 में। ऑफ एजुकेशन 1644 में, इस पर मैं बात करूंगा। एरियोपैजिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर पूछा जाता है 1644 में। देखिए, अगर आप देखेंगे आपके यहाँ यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो पोएट का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दूसरा पोएट का मतलब आथर का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दूसरा चीज ये कि उसकी वर्क का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तीसरा चीज कि अगर उसने नॉवेल लिखा या उसने ड्रामा लिखा तो उसके उसके रिलेटेड जो कैरेक्टर्स है, उसका क्रोनोलॉजिकल, उसका मैचिंग मिस मैचिंग। तो अगर हम इस पैटर्न पर चलते हैं कि मिल्टन का वर्क, मिल्टन के अलावा जो और ऑप्शन उसमें दिया, जैसे बेन जॉनसन का दिया है, बेन जॉनसन के अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ का दिया हुआ, अगर हम उसको डिटेल में एक बार सही से कर लेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। सो आई हैव अडॉप्टेड दिस पैटर्न कि क्वेश्चन तो का आंसर तो एक नजर में आपको पता चल गया कि ये स्टेटमेंट है, ये विलियम शेक्सपियर ने कहा। लेकिन उसके साथ मैं बार बार ये बताना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू गो विद ऑल द फोर ऑप्शंस इन अ वेरी डिटेल्ड वे। उसी पॉइंट को मैंने क्या लिया, प्रोज वर्क लिया जॉन मिल्टन का, कि प्रोज वर्क में जॉन मिल्टन का आपका ये चीजें आया हुआ, एरियोपैजिटिका 1644 ईस्वी में, टेट्राकार्डान 1645 में, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट 1649 में, इकोनोक्लास 1649 में, डिफेंसियो सेकंडा 1654 में, अ ट्रीटीज ऑफ सिविल पार्ट 1659 में,
द रेडी एंड इजी वे टू इस्टेब्लिश अ फ्री कॉमनवेल्थ 1660 में, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 1670 में, द ट्रू ऑफ ट्रू रिलीजन 1673 में, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना 1823 में। तो ये उनका प्रोज वर्क है। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानता, आई नो दैट यू आल्सो नो, बट व्हेन यू गो विद मी तो इट रिकॉल्स giving classes and attending classes just gives you a, you can say energy. It boosts up your energy. It excites you. It gives you passion that you have to study in this way, and even it also gives you to memorize those things. If you give your 40 minutes, 30 minutes with me, I will be able to recall so many things within 30 minutes, within 40 minutes, within 45 minutes, within 1 hour. बहुत कुछ एक समय में रिकॉल हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी ऑल हैव टू बी रेगुलर एंड पे आवर अटेंशन हियर। So it's the prose work of Reformation 1641, Doctrine and Discipline of Divorce 1643, of Education 1644, एरियोपैजिटिका 1644 जिसमें प्रेस की फ्रीडम को लेकर के बात किया गया, टेट्रा कॉर्डर 1645, द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट 1649, इकोनोक्लास 1649, डिफेंसियो सिकंडा 1654, a treatise of civil war 1659, the ready and easy way to establish a free commonwealth 1660, the history of Britain 1670, of true religion 1673, डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना 1823। तो ये प्रोज वर्क, उसके पहले पोइट्री का। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आ रहा है जिसे मैंने नोट करके लिखा हुआ है कि व्हाट वी हैव टू डू। कुछ ऐसे पॉइंट जो आप जानते हैं या हो सकता है कुछ आपको नया भी मिले, तो इस वर्क के अलावा इसी वर्क से रिलेटेड वो चीजें रही है विच आई हैव नोटेड। सबसे पहला पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि जॉन मिल्टन के ऊपर कई लोगों ने बायोग्राफी लिखी। उनमें से एक बड़े राइटर का नाम क्या है? विलियम हाइले, WILLIAM, हाइले HAYLEY, विलियम हाइले। पहला पॉइंट है विलियम हाइले, ये क्या है? अब बायोग्राफर। किसके बायोग्राफर है? जॉन मिल्टन के बायोग्राफर है। डिस्क्राइब्ड मिल्टन एज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर। उन्होंने कहा है कि जो जॉन मिल्टन है वो ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर है। तो पहला क्वेश्चन हमें यही मिलता है, कभी कभार दे देता है कि बायोग्राफर किसके कौन रहे, जैसे जो है जेम्स बॉसवेल। जेम्स बॉसवेल ने क्या लिखा? लाइफ ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो जेम्स बॉसवेल किसके बायोग्राफर हो गए? सैमुअल जॉनसन के बायोग्राफर हो गए। ऐसे ही जॉन मिल्टन के बायोग्राफर कौन हो गए? विलियम हाइले, HAYLEY। कई बायोग्राफर है लेकिन ये बहुत ही इमिनेंट और प्रोमिनेंट है। विलियम हाइले जो कि एक बायोग्राफर है, उन्होंने जॉन मिल्टन को क्या कहा? ग्रेटेस्ट इंग्लिश ऑथर। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने जॉन मिल्टन की पोयम पैराडाइज लास्ट को लेकर के कहा, अ पोयम which with respect to design may claim the first place and with respect to performance the second among the production of the human mind। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है कि पैराडाइज ह्यूमन ह्यूमन माइंड में से जितनी भी चीजें आई है, मतलब एनी लिटरेरी पीस और एनी लिटरेरी वर्क और एनी प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन माइंड से जितनी भी चीजें उपजी है, पनपी है, आई है, लिखी गई है, उनमें उन्होंने कहा कि पैराडाइज लॉस्ट क्या है? अ पोयम एक ऐसी पोयम है विच विद रिस्पेक्ट, जिसको अगर सम्मान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, टू डिजाइन में क्लेम द फर्स्ट प्लेस, सम्मान की दृष्टि से इसको पहला स्थान दिया जा सकता है, एंड विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस द सेकेंड, लेकिन अगर उसके परफॉर्मेंस की दृष्टि से देखा जाएगा तो इसको द्वितीय स्थान मिलना चाहिए, एवं द प्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन माइंड। सम्मान की बात उन्होंने क्यों की है? क्योंकि गॉड की बात, सेटन की बात, रिलीजियस स्पिरिट की बात, एडम की बात, ईव की बात, और ह्यूमन रेस के बाद फॉलिंग ऑफ एडम, ईव और सेटन की बात है। तो ये ऐसी चीजें जहां रेस्पेक्ट की बात आ जाती है, हमें इसको बहुत श्रद्धा के साथ देखना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि एज अ लिटरेरी पीस यह उतना नहीं है, ये अपना उनका आइडिया है या उनका अपना चीजें रहा, इस तरह की चीजें रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि
मिल्टन हैज अ गुड बॉन्डिंग विद द म्यूजिशियन हेनरी लॉज। मिल्टन का एक अच्छा रिलेशन था किसके साथ? म्यूजिशियन हेनरी लॉज के साथ। तो हमें ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी पूछा जाता है कि हु वॉज हेनरी लॉज, हेनरी लॉज वॉज अ म्यूजिशियन एंड मिल्टन हैज अ गुड बॉन्डिंग विद द म्यूजिशियन हेनरी लॉज। ये जो म्यूजिशियन थे ये उन्हीं के कंटेम्परेरी थे। और जो आपका मास्क रहा है मिल्टन का, कामस और आर्केड्स, अगर आप देखेंगे एक कॉन्ट्रीब्यूशन, तो मिल्टन का एक गुड बॉन्डिंग था किसके साथ? म्यूजिशियन हेनरी लॉज के साथ। थॉमस यंग वाज मिल्टन प्राइवेट ट्यूटर। जो थॉमस यंग थे वो जॉन मिल्टन के प्राइवेट ट्यूटर थे। इफ द क्वेश्चन कम्स हु वाज हेनरी लॉज, ही वाज अ म्यूजिशियन एंड ही हैज अ गुड बॉन्डिंग विद मिल्टन। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज थॉमस यंग वाज मिल्टन प्राइवेट ट्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आब्रे आब्रे एक क्रिटिक है, और आब्रे जो क्रिटिक है ये मिल्टन के ऊपर एक बड़े क्रिटिक है। और आब्रे भी जो है, आब्रे लिखते हैं कि हिज कॉम्प्लेक्शन एक्सीडिंग फेयर। उनका जो कॉम्प्लेक्शन था वो क्या था? फेयर था, काफी फेयर था, एक्सीडिंग फेयर था। ही वॉज सो फेयर, वह इतने खूबसूरत थे दैट कि दे कॉल्ड, दे का मतलब कि उनके दोस्त जो है उन्होंने उनको टाइटल दिया। क्या टाइटल दिया? द लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज। अगर एक कवि आता है कि द लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज, तो उनके दोस्तों ने कहा था। लेकिन ये लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज को ले करके बात कौन करता है कि उनके दोस्तों ने उनको लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज, लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज किसी एक ने नहीं दिया था। द लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज, द टाइटल वॉज गिवन टू जॉन मिल्टन बाई हिज कॉलीग्स, बाई हिज फ्रेंड, बट हु टेल्स अबाउट इट? कौन हम लोगों को इसके बारे में बताता है कि लेडी ऑफ क्रिस्ट का? तो लेडी ऑफ क्रिस्ट के बारे में जो क्रिटिक है आब्रे, आब्रे ये बात कहते हैं कि ये चीजें, कि उनका जो कॉम्प्लेक्शन था, जो उनका कलर था, वह फेयर था। और इतना फेयर था कि उनको जो है लेडी ऑफ क्रिस्ट कहा गया उनके अपने मित्रों के द्वारा, जो है लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1625 1625 ईस्वी में मिल्टन गेन्ड एंट्री टू क्रिस्ट कॉलेज। 1625 में मिल्टन की एंट्री होती है क्रिस्ट कॉलेज में एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ये डेट हमें ध्यान में रखना कि उनका एंट्री 1625 में होता है। और 1629 में वहीं रहते हुए उन्होंने कौन सी पोयम लिखा हुआ था? ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। अगर कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है कि 25 में उनका एंट्री हुआ, तब उन्होंने ग्रेजुएशन कब किया, उन्होंने एमए कब किया, उन्होंने ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी कब लिखा, ये चीजें अभी आपको तुरंत पता चलेगा। वेयर ही ग्रेजुएटेड विद अ बीए, जहां पे उनको उन्होंने ग्रेजुएशन किया बीए में के इन 1629 में। 1629 ईस्वी में जॉन मिल्टन ने वहां से ग्रेजुएशन किया, और 1629 ईस्वी में ही उन्होंने वो पोयम लिखा। पहले उन्होंने पोयम लिखा है, कौन सा पोयम? ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। बाद में जो है क्या आता है, उनका ग्रेजुएशन होता है। लेकिन क्रिस्ट कॉलेज में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के क्रिस्ट कॉलेज में उनका एंट्री कब होती है? उनकी एंट्री 1625 में होती है। ये डेट हमें ध्यान में रखना है। बीए वो कब करते हैं? 1629 ईस्वी में। जब उन्होंने वहां पे बीए किया तो उस समय 24 ऑनर्स ग्रेजुएट थे और इनकी रैंक चौथी थी। ये कोई क्वेश्चन नहीं कि कितने ऑनर्स ग्रेजुएट थे, उनकी रैंक क्या थी। मैंने एक पॉइंट आपको लिख दिया थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए। और बाकी हम सबको पता उनका अल्मा मेटर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज क्रिस्ट कॉलेज। तो he took his entry in University of Cambridge in 1625, 1624, sorry, 1625, and hold a degree of BA in 1629. Preparing at that time to become an Anglican priest, he stayed at Cambridge where he received an MA। और वहीं से उनको एमए की डिग्री मिली कब? 3 जुलाई 1632 को। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। 3 जुलाई 1632 ईस्वी को ही गॉट एमए डिग्री। ही गॉट, या ही रिसीव्ड, या ही डिड एमए फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ऑन जुलाई 3 1632। उसके बाद उनका कौन सा पीरियड शुरू हो जाता है? हार्टन पीरियड शुरू हो जाता है, जिसको हम हार्टन पोयम्स के नाम से जानते हैं।
सो आपको एक लिंक करते रहना है। लिंक क्या करते रहना, उनका एक ऐसा पीरियड है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक है, 1632 ईस्वी तक, जिसमें वो जो है बीए करते हैं, उनका एंट्री होता है, वो एमए करते हैं, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी पोयम आता है, उसके बाद हॉर्टन पोयम्स उनका आता है, जो सो आई एल एलिग्रो, आई एल पेंसिरोजो, ये सब की बातें हम करते हैं। तो एक उसको लिंक करते रहना हमें। नेक्स्ट पॉइंट है हिज फादर द सीनियर जॉन मिल्टन, उनके जो फादर सीनियर जॉन मिल्टन थे, जो 1562 में पैदा हुए तो 1647 में उनकी मौत हुई थी, वाज अ स्क्राइविनर, जिसको हिंदी में हम मुंशी कहते हैं, मूव्ड टू लंदन अराउंड 1583। वो जो है लंदन में 1583 में आए थे, आफ्टर बीइंग दिस इनहेरिटेड बाय हिज डिवोट कैथोलिक फादर रिचर्ड। और जॉन मिल्टन के दादा का क्या नाम था, रिचर्ड था, और जॉन मिल्टन के दादा ने जॉन मिल्टन के फादर को, जो कि सीनियर मिल्टन थे, उनको जो है पैतृक संपत्ति से निष्कासित कर दिया था। उनको पैतृक संपत्ति में कोई जगह नहीं दी थी, क्यों, केवल जो है रिलीजन को लेकर के इशू था कि वो जो है क्या हो गए थे, वो उनके फादर कैथोलिक थे और जॉन मिल्टन के फादर जो है प्रोटेस्टेंट हो गए थे। क्योंकि जो कैथोलिक जो क्रिश्चियनिटी है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो कैथोलिक फादर उनके थे, वो अपने बेटे से इतना नफरत उनको हो गई थी कि बेटे ने धर्म तो नहीं बदला था, लेकिन यूरोप में जो है एक तरह से धर्म बदलने जैसा ही रहा होगा कि ही वॉज एन एंग्लिकन, या और उनके जो फादर थे जॉन मिल्टन के, वो प्रोटेस्टेंट हो गए। इस वजह से दादा रिचर्ड ने उनको क्या किया, डिस इनहेरिट कर दिया। दैट इज द पॉइंट। जॉन मिल्टन के फादर ने जो है सैरा जेफरी से मैरिज की थी, यानी सीनियर मिल्टन ने, और सैरा जेफरी वॉज मिल्टन मदर। ये बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं आई बिलीव, बट आई जस्ट वांट टू ओनली रिकॉल कि मिल्टन से जुड़े हुए बड़े बड़े नाम कौन कौन से हैं। सैरा जेफरी, सीनियर जॉन मिल्टन, कैम्ब्रिज में उनका समय, उसके अलावा जो म्यूजिशियन थे, जो उनके प्राइवेट ट्यूटर थे, ये सारे नाम हमें पता होने चाहिए कि किससे एसोसिएटेड है। दीज बिग नेम्स आर एसोसिएटेड विद जॉन मिल्टन। मिल्टन में हैव बीन रस्टिकेटेड इन हिज फर्स्ट ईयर, ऐसा कहा जाता है मिल्टन को रस्टिकेट कर दिया गया था अपने फर्स्ट ईयर में ही, फॉर क्वारलिंग विद हिज ट्यूटर बिशप विलियम चैपल। उन्होंने अपने ट्यूटर बिशप विलियम चैपल से लड़ाई झगड़ा। तो एक नाम और जुड़ गया, ट्यूटर बिशप विलियम चैपल। एक तो उनके प्राइवेट ट्यूटर थे जो नाम मैंने आपको बताया था, एक म्यूजिशियन थे जो नाम मैंने बताया था, एक नाम एडवर्ड किंग है, जो लिसिडास जो एलजी जिसको उन्होंने डेडिकेट किया है वो मैंने आपको बताया। बायोग्राफर आबेरी को लेकर के मैंने बात, क्रिटिक को लेकर के मैंने बात किया, एक जो बायोग्राफर थे उनको लेकर के मैंने बात की। ये सब नाम तुरंत आपको नॉक करना चाहिए कि दीज आर द वेल, या दीज आर द रिप्यूटेड नेम्स एसोसिएटेड विद जॉन मिल्टन। सारा जेफरी उनकी माँ, सीनियर जॉन मिल्टन उनके फादर, एक और नाम जुड़ा बिशप विलियम चैपल, जिसके साथ उनका क्वारलिंग हुआ था, एंड इट इज सेड दैट ही वाज रस्टिकेटेड इन 1626। जॉन मिल्टन ने 1626 ईस्वी में एक लैटिन में एलिजी लिखा था। ही रोट एलिजिया प्राइमा, हिज फर्स्ट एलिजी टू चार्ल्स दायोदत्ती। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने एक पर्सन, एक और पर्सन जोड़ा, चार्ल्स दायोदत्ती। चार्ल्स जो दायोदत्ती थे उनके ऊपर, और जो कि एक फ्रेंड थे उनके, अ फ्रेंड फ्रॉम सेंट पॉल, उनके अपने नजदीकी दोस्त थे सेंट पॉल से ही। उनकी डेथ हो गई थी, उनकी डेथ पर उन्होंने लैटिन में पहला एलिजी लिखा था। तो एक कब उन्होंने लिखा था, 1626। इन 1626 ही रोट एलिजिया प्राइमा। क्या नाम था उसका, एलिजिया प्राइमा, ELEGIA, एलिजिया प्राइमा, PRIMA। His first Latin elegy or disco dedicated to Charles Diodati, a friend from Saint Paul.
एट कैम्ब्रिज मिल्टन वॉज ऑन गुड टर्म्स विद एडवर्ड किंग। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही उनकी अपना रिलेशनशिप एडवर्ड किंग से बहुत अच्छा था। ही लेटर डेडिकेटेड लिसिडास टू हिम, और उन्होंने अपना लिसिडास जो एलिजी है उनको डेडिकेट किया था। ये बहुत पॉपुलर चीज है, इसलिए इस पे बहुत देर तक बात नहीं करेंगे। मिल्टन आल्सो befriended एंग्लो अमेरिकन डिसीडेंट एंड थियोलॉजियन रॉजर विलियम। जैसी उनकी फ्रेंडशिप एडवर्ड किंग से थी, वैसे ही जो है एंग्लो अमेरिकन डिसीडियंट और थियोलॉजियन रॉजर विलियम से भी उनकी फ्रेंडशिप थी। व्हाट वाज द नेम? रॉजर विलियम। तो दीज आर द नेम्स। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि बहुत सारा नेम आ जा रहा है। सारा जेफरी हो गई, एडवर्ड किंग हो गए, सीनियर मिल्टन हो गए, रॉजर विलियम्स हो गए, प्राइवेट ट्यूटर उनके जो थे, जो म्यूजिशियन थे, और जो बिशप चैपल थे, जिसके साथ उनका क्वारलिंग हुआ था, एंड ही वाज एक्सपेल्ड, वी ऑल हैव टू रिमेम्बर। एट कैम्ब्रिज ही रोट, कैम्ब्रिज में रहते हुए उन्होंने कई पोयम लिखा। ही रोट अ नंबर ऑफ वेल नोन शार्टर पोयम्स, जिसमें ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी जो 1629 में आया हुआ है। एक और पोयम एपिटाफ ऑन द एडमिरेबल ड्रामेटिक पोएट डब्ल्यू शेक्सपियर। हिज फर्स्ट पोयम टू अपीयर इन प्रिंट, यह पहली पोयम उनकी थी जो प्रिंट में आई है। एल एलिग्रो नाम का पोयम इन्होंने लिखा। आई एल पेंसिरोजो नाम का पोयम लिखा। कहाँ पे? कैम्ब्रिज में रहते हुए। कैम्ब्रिज में रहते हुए उन्होंने इसको इस तरह का पोयम, तो कैम्ब्रिज में रहते हुए उसी में से कुछ समय उनका हार्टन नाम की जगह पर बीता। तो जो पोयम उन्होंने हार्टन नाम की जगह पर लिखा उसको हार्टन पोयम्स। कल हम लोग उस पर बात करेंगे कि कौन कौन सी पोयम हार्टन पोयम्स में आती है, कौन सी उनका मास्क है, कौन सा उनका एपिक है, और कौन सा उनका डिटेल में। हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोयम, उनका पहला जो पब्लिश्ड पोयम था वो क्या है? ऑन शेक्सपियर। ये चीज ध्यान में रखिएगा, पहला पब्लिश्ड पोयम क्या है? ऑन शेक्सपियर है। 1630 में पब्लिश हुआ था, और कैसे? एनोनिमसली, एनोनिमसली इंक्लूडेड। और इसको कहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया था? जो सेकेंड फोलियो एडिशन था विलियम शेक्सपियर के प्लेस का 1632 में, उसको इंक्लूड। ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा जा चुका है। पीजीटी या टीजीटी में मिस करो, शायद टीजीटी में आया हुआ था अभी 21 वाले में। उसमें ये आया हुआ था, और उसमें ज्यादातर लोगों ने इसको गलत किया था कि मिल्टन का ये पोयम कैसे हो सकता है, और ये पहली पोयम कैसे हो सकती है, और इसको कैसे जो है विलियम शेक्सपियर के सेकेंड फोलियो में इंक्लूड किया गया। तो दीज आर द थिंग्स। तो 1630 में उन्होंने पोयम को लिखा है, और ये पहली पोयम है जो पब्लिश होती है। किसमें उसको पब्लिश किया जाता है? जहाँ विलियम शेक्सपियर का जो ड्रामा का सेकेंड फोलियो था, या उनके प्लेस का जो सेकेंड एडिशन का फोलियो था, जो 1632 में आता है, उसमें उसको किया जाता है। नेक्स्ट पोयम है कि मिल्टन्स पॉलिटिकल रिपुटेशन गॉट हिम अपॉइंटेड सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट इन मार्च 1649। 1649 में कॉमनवेल्थ पीरियड आता है। चार्ल्स फर्स्ट के एसोसिनेशन होता है। ओलिवर क्रॉमवेल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऑल इन ऑल होते हैं, और ओलिवर क्रॉमवेल ने को नॉमिनेट किया। किस पोस्ट के लिए नॉमिनेट करते हैं? काउंसिल सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स। किसके लिए? सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स के लिए नॉमिनेट करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिल्टन्स पॉलिटिकल रिपुटेशन गॉट हिम अपॉइंटेड सेक्रेटरी फॉर फॉरेन टंग्स बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट इन मार्च 1649। ये चीज ध्यान में रखना है। एंड टूडेज का 4 पॉइंट और रह गया जो मेरी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है। One of his best known sonnet, When I Consider How My Light is Spent, titled by a later editor John Newton। इस पर अभी मैं बात कर रहा था। जॉन न्यूटन, JOHN, जॉन न्यूटन, NEWTON, जॉन न्यूटन ने ही ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल दिया है। किसको टाइटल दिया है? मिल्टन के सोनेट व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। John Newton gave the title on his blindness to Milton's sonnet When I Consider How My Light is Spent। नेक्स्ट है ही एड्रेस्ड हिज सोनेट 16। जॉन मिल्टन ने अपना जो सोनेट 16 है वो एड्रेस किया हुआ, किसको एड्रेस किया हुआ है? द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल इन
सोनेट 16 उनका टाइटिल है, और जो उन्होंने एड्रेस किया है द लॉर्ड जनरल क्रामवेल को। और ये सोनेट कब आया था? 1652 ईस्वी में आया था। इस सोनेट की पहली लाइन क्या है? क्रामवेल आर चीफ ऑफ मेन। क्रामवेल जो है वो हमारे जो है क्या है, हमारे जितने लोग हैं उनके चीफ है, मतलब वो हमारी क्रामवेल एक तरह से हमारी सरकार के हेड है, वो हमारे कंट्री के हेड है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वो हमारे बॉस है। क्रामवेल आर चीफ ऑफ मेन। तो अगर कभी भी आता है कि ओलिवर क्रामवेल की प्रशंसा में, या इन द एडमिरेशन ऑफ ओलिवर क्रामवेल, इन द प्रेजिंग ऑफ ओलिवर क्रामवेल, which sonnet was written by John Milton? That was sonnet 16, द लॉर्ड जनरल क्रामवेल। और उसका पहला लाइन है क्रामवेल आर चीफ ऑफ मेन। लेकिन ये जो पब्लिश होता है 1652 में लिखा गया, पब्लिश कब हुआ था? 1654 में पब्लिश हुआ था। मैंने बताया था कि एक और पॉइंट भी मुझे डिस्कस करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल रिफॉर्मर सैमुअल हार्टलिब, एक एजुकेशनल रिफॉर्मर है जिनका नाम है सैमुअल हार्टलिब, SAMUE, हार्टलिव HARTLIV, सैमुअल हार्टलिव, जो कि रिफॉर्मर है सैमुअल हार्टलिव का। सैमुअल हार्टलिव लेड हिम टू राइट हिज शॉर्ट ट्रैक्ट ऑफ एजुकेशन। जो उन्होंने ऑफ एजुकेशन ट्रैक्ट लिखा 1644 में। एक तो उनका वर्क एरियोपैजिटिका है जो 1644 में आया था, लेकिन एक उनका ट्रैक्ट भी है जिसका नाम ऑफ एजुकेशन है। ये उन्होंने किससे मुतासिर, किससे प्रभावित होकर के लिखा? सैमुअल हार्टलिव से प्रभावित होकर के। यह उनका शॉर्ट ट्रैक्ट था जिसमें सैमुअल हार्टलिव उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अर्जिंग अ रिफॉर्म ऑफ द नेशनल यूनिवर्सिटीज, कि जो देश की यूनिवर्सिटीज है उसके एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाया जाए, सुधार किया जाए। सो ये क्या था? ये जॉन मिल्टन के ऊपर जो है आज का पहला लेक्चर था, लेकिन ऐसा नहीं कि जॉन मिल्टन कंप्लीट हो गए। कम से कम अभी हमें 3 दिन के लेक्चर को और जॉन मिल्टन पे कवर करना होगा। फिर मोस्ट प्रोबेबली मुझे उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन आगे कभी अगर यूजीसी नेट में मिल्टन से आता है तो वी विल बी एबल टू सॉल्व इट। जस्ट आई वांट टू नो योर ओपिनियन कि क्या हमें इसी तरह के सारे ऑप्शन जो चारों है उनका डिटेल वे में, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, कहीं पे भी अवेलेबल है, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा उसका आंसर। आई जस्ट वांट टू नो योर व्हाट डू यू थिंक कि शुड आई टेक दिस पेडागोजी, दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ स्टडी, और मीन्स यू कैन गिव योर ओपिनियन कि क्या इतना डिटेल में हमें चलना चाहिए। यू कैन अनम्यूट एंड गिव योर फीडबैक। या you can unmute, yeah, if you want to drop message in chat box you can drop message. We have Rama, we have Manisha, we have Rajiv and Archana also.